हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 18 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित हम 5 प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें से पहला समाचार है वन नेशन वन इलेक्शन या एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भारत सरकार द्वारा लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए गए हैं। एक संविधान संशोधन विधेयक है और एक सामान्य विधेयक है। देखिए, इसको लेकर मैंने चर्चा जो है शुक्रवार 13 तारीख को मैंने कर दिया है, लेकिन उस विधेयक में क्या बातें थी वो सूत्रों के हवाले से तो था, इसलिए मैंने बताया नहीं था, क्योंकि वो जब तक कोई विधेयक संसद में पेश नहीं हो जाए, संसद के किसी सदन में, तब तक उस पर कोई चर्चा कोई भी नहीं बोल सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं बोल सकती है। तो कल पेश हो गया है, उसके बाद जो उसकी डिटेल उसमें चीज़ें हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पक्ष विपक्ष में काफ़ी बातें हो गई हैं। 13 दिसंबर के आप वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। ठीक है। दूसरा समाचार है अमेरिका की एक संस्था है नेशनल ओशनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी एक रिपोर्ट आई है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। उसके तहत ये बताया गया है कि आर्कटिक का जो टुंड्रा है या जो टुंड्रा प्रदेश है, वह जितना कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे ज़्यादा उसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरा समाचार है कि रूस के देख रहे जा नहीं रहे हैं कि फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। इस युद्ध के दौरान कल एक घटना घटती है। रूस के परमाणु सुरक्षा बल और वहाँ के रासायनिक हथियारों से जुड़े जो एक महत्वपूर्ण जनरल है, उसकी कल एक बम विस्फोट में हत्या हो जाती है मॉस्को के क्रेमलिन में। क्रेमलिन एक तरह से वहाँ का पावर सेंटर है। तो ये देखा जाए तो फरवरी 2022 से जब से ये युद्ध चल रहा है, तब से किसी प्रमुख जनरल की हत्या की गई है। और ये हत्या तब की गई है जब यूक्रेन के अभियोजकों द्वारा इसे उसी दिन सजा सुनाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जुड़ी हुई है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर बाद में इसी से आधारित 5 प्रश्न रहेंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के न्याय मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इनके द्वारा जो है कल लोकसभा में 2 विधेयक प्रस्तुत किया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेके। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की बातें काफ़ी समय से की जा रही है। जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेके करीब 64-65 तक ये चीज़ें चलती रही कि राज्य विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता रहे। लेकिन बाद में फिर चीज़ें बदल गई। 1981 में इलेक्शन कमीशन ने भी इसके लिए रिकमेंडेशन किया था। तब से बहुत सारी समितियां बनी, सुझाव दिया गया, सब कुछ किया गया। उसको लेकर पिछले साल सरकार ने एक हाई पावर कमेटी पूर्व जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित की थी। उसने उस कमेटी की रिपोर्ट इस साल अप्रैल में आती है। जुलाई में जब नया सरकार बनता है तो उस रिपोर्ट को सरकार स्वीकार कर लेती है। 12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उस 2 विधेयकों की लाने की बात होती है। और कल जो है लोकसभा में न्याय मंत्री द्वारा वो 2 विधेयक पेश किया जा रहा है। एक विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है, जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और दूसरा एक साधारण विधेयक है। और इन 2 विधेयकों के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए कई सारे संविधान में और कानूनन प्रावधान की व्यवस्था की गई है। आइए हम उसको देखते हैं एक एक करके। देखिए, केंद्र सरकार ने 17 दिसंबर को भाजपा के लंबे समय से जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का प्रमुख, 240 सीटें हैं इस समय, उसकी एक चुनाव वादा था कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव या एक साथ चुनाव कराने की परिकल्पना पर चल रही थी। और उसी के वादे के रूप में एक कह सकते हो कि एक अगला कदम उठाते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए। एक संविधान संशोधन विधेयक है, जिसके जरिए संविधान में कुछ संशोधन किए जाएंगे। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और दूसरा, चूंकि हमारे यहाँ पे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं, उनमें भी संशोधन करना है कि वो अन्य राज्य विधानसभाओं की तरफ वो भी समायोजित हो जाए। तो उसको लेकर एक साधारण विधेयक लाया गया है, जिसके साथ कुछ संसद के कुछ कानून बने हुए हैं, जिनके तहत उन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं रन करती हैं, उनमें संशोधन करने के लिए ये प्रावधान लाए गए हैं। देखिए, यहाँ पे समझना जरूरी है कि उच्च अधिकार पार्षद समिति जो कोविद कमेटी थी या रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली कमेटी थी, उसने इस एक राष्ट्र एक चुनाव, जिससे आशय होता है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाए,
उसको लेकर उसने दो तरह की सुझाव दिया था कि एक ऐसा किया जाए कि लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराया जाए और उसके 100 दिनों के अंदर जितने भी स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय हैं, चाहे शहरी निगम निकाय हों चाहे ग्राम पंचायतें हों, उनका चुनाव एक साथ करा लिया जाए। और इसके लिए उसने सुझाव दिया था कमेटी ने, हाई पावर कमेटी ने, कि 15 संशोधन करने पड़ेंगे संविधान में, और जिसको लेकर जो संशोधन दो रूपों में आ सकता है, दो संविधान संशोधन विधेयक के रूप में आ सकता है, जिसमें एक ऐसा विधेयक हो जो कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा पास करा दिया जाए, और एक पार्ट ऐसा रहेगा जिसमें स्थानीय निकायों का चुनाव होगा, उसके लिए आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, तो वो दूसरे विधेयक में होगा। तो उसी में से जो पहले पार्ट है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा वाले चुनाव को एक साथ करने को लेकर एक संविधान संशोधन विधेयक जो है केंद्र सरकार द्वारा कल लोकसभा में पेश किया गया है। और चूंकि हमारे यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं जिनके लिए संसद के अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई है, तो उस अधिनियम में भी संशोधन करने के लिए एक साधारण विधेयक लाया गया ताकि उन विधानसभाओं को भी उस जो संशोधित संसद में जो संशोधित विधेयक लाया जाएगा उसके साथ समायोजित किया जा सके। दोनों विधेयकों के प्रमुख तत्व क्या है, तो देखिए इसमें केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए व्यवस्था है, स्थानीय निकायों के लिए नहीं है, जबकि कोविड समिति ने दोनों के लिए व्यवस्था की थी, दोनों के लिए सुझाव दिया था। लेकिन सरकार अभी राज्यों की वाली व्यवस्था से नहीं जाके केवल राज्य विधानसभा और लोकसभा के वाली पहलू के साथ आगे बढ़ना चाह रही है, जो चलो एक तरह से मान लिया जाए कि कम से कम राज्य और राज्य विधानसभा और लोकसभा का भी एक साथ होता है तो भी एक काफी हद तक जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। लक्ष्य क्या है वो आप लोग 13 तारीख वाला जाके देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक, इसमें कहा गया राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक की तारीख हो तब वो जारी करेंगे कि अगले बार से कब से ये नियत तिथि होगा। तो अभी तो 29 तक तो यही चल रही है, अब 29 में जो है अगली लोकसभा की पहली बैठक होगी तो उसमें निर्धारित किया जाएगा, यानी ये जो प्रावधान लागू होंगे ये 2034 से लागू होने वाले हैं। ऐसा चूंकि अभी तो संसद चल रही है, अब इसके बाद जो अगली संसद बैठेगी तो वो 2029 में उसकी पहली बैठक होगी। तो जब उस पहली बैठक होगी उसके बाद राष्ट्रपति, यानी उसके 5 साल बाद से जो है एक साथ चुनाव कराने की बात राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है संविधान के अनुच्छेद 367 के तहत 2 शर्तें पूरी करनी होगी अगर ये संविधान संशोधन पूरा होता है। क्यों? एक तो यह है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, यानी कुल सदस्य संख्या है, उसका अलग अलग आधे से हो ये विधेयक पास हो जाए। और दूसरा है कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। देखिए एक चीज अभी न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे कि विपक्षी दलों द्वारा कह रहा है कि सरकार हार गई है। उसके पीछे यह है कि जब वो संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो जो मतदान हुआ था उस मतदान में 269 लोग उसके पक्ष में थे और 198 लोग उसके विपक्ष में थे। यानी जो इसके अनुसार अगर देखेंगे तो संसद का जो लोकसभा का 272 से कम दिखेगा। लेकिन आप यहां मत भूलिएगा कि ये सिर्फ विधेयक की प्रस्तुत करने की बात है। विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कि लोकसभा सदन उसको स्वीकार करे या न स्वीकार करिए, उसके लिए कहीं भी विशेष बहुमत की प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक तक में भी नहीं है। वो केवल साधारण बहुमत से, यानी उपस्थित और मत देने वालों का 50% से जो ज्यादा होता है उसी पर हो जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो ये लोकसभा द्वारा उस विधेयक को स्वीकार कर लिया गया है और उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी भेज दिया गया। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हां, अब इसके बाद जब चरण शुरू होगी, जब विधेयक पर चर्चा आदि हो जाएगी, फिर अगर कोई चेंज आएगा या जो भी होगा, तो जब मतदान होने लगेगा वहां पे ये 368 के तहत 2 जो शर्तें हैं कि उपस्थित और मतदान देने वाला, अगर ये मान लीजिए ये विधेयक को पास करने के लिए होता तो ये विधेयक फेल हो जाता क्योंकि 272 पास नहीं कर पाया है, ठीक है। तो वो बात की बात है, अभी ये चीजें हो चुकी हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, चूंकि अब जो कि विधेयक ये लोकसभा में प्रस्तुत हो चुका है, ओपन हो चुका है, तो आप उसमें उसके प्रावधानों पर चर्चा कर सकते हैं। इसके पहले भी कुछ इस तरह की बातें कही गई थी, लेकिन वो सूत्रों की सूचना थी और कानूनन रूप से देखा जाए तो वो लोग आप कर सकते थे कि संसद के विशेषाधिकार का हनन होता है। तो इसलिए उसमें मैंने कुछ बताया नहीं था। आज मैं इसलिए चूंकि अब आ गया है तो अब इसे और डिटेल से बता देते हैं। देखिए
संविधान का ये जो संशोधन विधेयक लाया गया है, दो विधेयक लाया गया है, एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, एक साधारण विधेयक लाया गया है। तो जो पहला विधेयक है वो संविधान का 129वां संशोधन विधेयक है। ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के नाम से है। इसके तहत संविधान के 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा, यानी संविधान का जो 3 एग्जिस्टिंग अनुच्छेद है उसमें कुछ चेंज किया जाएगा और एक आर्टिकल जोड़ा जाएगा जिसमें 6 खंड है। वो होगा आर्टिकल 82A 1 से लेके 6, यानी 82A कैपिटल A 1 2 3 6 ऐसे करके ये एक आर्टिकल 6 खंडों के साथ अलग से जोड़ा जाएगा। बाकी 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा जो प्रावधान सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ करने लाती है। इसमें देखिए इसे अनुच्छेद 82 के बाद जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 82 जो है वो परिसीमन से जुड़ा हुआ है, डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है। डिलिमिटेशन में क्या होता है कि हर जनसंख्या के बाद एक परिसीमन आयोग गठित होती है जो लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं को परिसीमित करती है, उनके सीमा क्षेत्रों को बदलती है। तो ये उसके जस्ट बाद जोड़ा गया है, परिसीमन के जस्ट बाद जोड़ा गया है। इस विधेयक में जो आर्टिकल 182A है ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान करेगा। और इसमें आर्टिकल 182 ये प्रावधान करेगा और इसके कुछ खंडों को अगर हम देख लें या सभी खंडों को थोड़ा थोड़ा देख लें, जैसे 182 ये कह रहा है, ये समय सीमा बताएगा कि राष्ट्रपति कब पहली बैठक की तिथि पर ये बताएंगे कि प्रस्तावित कानून कब से लागू होगा। तो जैसे मैंने बताया कि अब अगली विधानसभा तो अगली लोकसभा 2029 में गठित होगी, जिसकी पहली बैठक पे राष्ट्रपति बताएंगे कि कब से लागू होगा। यानी ये मान लीजिए कि ये 2034 से, लोगों को साधारण कंडीशन में 2034 से फिर ये प्रावधान जारी होगा। 82(2) का एक कहता है कि नियत तिथि के बाद लोकसभा के पूर्णकाल की समाप्ति से पहले निर्वाचित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्णकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि 2034 से होगा, तो अगर उसके बीच में भी कोई, अब 2034 में लोकसभा का काल होगा, अगले 5 साल के लिए होगा, तो उसके पहले अगर कोई राज्य विधानसभाओं का चुनाव हुआ रहेगा, मान लिया 1 साल के लिए हुआ, 1 दिन 1 महीने के लिए हुआ, तो 6 महीने से कम होगा तो चुनाव भी नहीं कराएगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर चुनाव हुआ भी रहेगा तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी और फिर सबका चुनाव 2034 से एक साथ होगा। 182(3) के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा, ये बात कह दिया गया है, ये भी इसमें प्रावधान है। 4 क्या कहता है, 182A(4) क्या कहता है, लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव के रूप में इसे परिभाषित करता है। 5 कहता है कि निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के साथ अगर किसी विधानसभा में चुनाव न कराने का अगर उसके पास विकल्प हो, कि जहां पे ऐसी व्यवस्था हो कि जहां चुनाव नहीं कराना हो, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है और राष्ट्रपति एक आदेश पारित करके कह सकते हैं कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन उस विधानसभा का भी कार्यकाल उस अगले जो लोकसभा चुनाव का कार्यकाल होगा उसके साथ वो समाप्त हो जाएगा, यानी वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अंतिम कहता है कि यदि 182(6) जो विधेयक का है वो कहता है कि यदि किसी विधानसभा चुनाव को स्थगित कर दिया जाए तो पूरा कार्यकाल भी आम चुनाव के निर्वाचित लोकसभा के कार्यकाल के साथ हो जाएगा। तो वहीं 5 के एक्सटेंशन को यह बात कही गई है। अब यहां पे एक प्रश्न है कि अगर लोकसभा नियत कार्यकाल से पहले भंग हो जाए, यानी मान लो 2034 में चुनाव हो रहा हो और उसमें जो लोकसभा सरकार बने वो 2 साल बाद ही भंग हो जाए, फिर क्या होगा? तो उसके लिए भी प्रावधान इसमें कहा गया है। तो इसमें देखिए, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83 में संशोधन करेगा। इसमें क्या है, ये चूंकि संसद के दोनों सदनों के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 83 क्या होता है, संसद के दोनों सदनों की जो है समयावधि के बारे में करता है। अब राज्यसभा तो वो एक तरह से आप कह सकते हो कि फिक्स है, स्थायी सदन है, जिसके हर 2 साल में 1/3 सांसद चुने जाते रहते हैं और 6 साल उसका कार्यकाल होता है। लोकसभा का होता है 5 साल का होता है, तो अब उसमें चेंज करके उसको करेगा। और यह विधेयक लोकसभा कहेगा कि यह संविधान संशोधन विधेयक इस प्रावधान के नए खंड जोड़ने का प्रयास करता है कि अनिवार्य रूप से परिवर्तन होगा कि लोकसभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले यदि भंग हो जाती है तो अगली लोकसभा जो गठित होगी वो केवल अधूरे कार्यकाल के लिए होगी। अभी क्या है कि अगर लोकसभा भंग हो गई तो अगला चुनाव फिर वो 5 साल के कार्यकाल के लिए होता है। इसमें है कि लोकसभा अगर भंग हो गई तो जो बचा समय है, यानी मान लिया 2 साल बाद भंग हो गई तो 3 साल का जो समय है उसके लिए वो लोकसभा चुनी जाएगी और वो अगली लोकसभा मानी जाएगी। इसकी अगली लोकसभा मानी जाएगी क्यों? क्योंकि इस पिछली लोकसभा में जो भंग हुई है उस समय के जो भी विधेयक रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगे और अगली लोकसभा अगली तरह से वो करेगी। ये जो है उपचुनाव वाली व्यवस्था नहीं रहेगी। हाँ, वो लोकसभा अगली रहेगी, लेकिन वो उसका समय काल जो बचा हुआ समय काल है उसके लिए रहेगा। और
इसमें संविधान संशोधन में आर्टिकल 372 में भी परिवर्तन का प्रस्ताव है और इसमें विधानसभा के चुनाव के संबंध में भी यही बात कर दिया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है 372, उसी के साथ साथ उसी में एक शब्द जोड़ दिया जाएगा, एक साथ चुनाव कराना शब्द जोड़ दिया जाएगा। और इस तरह से ये शक्ति जो है निर्वाचन के परिसीमन की शक्ति जो है संसद के पास है, उसमें एक साथ चुनाव कराने वाली शक्ति भी संसद के पास आ जाएगी। तो ये 372 में इससे संशोधन किया जाएगा। अब एक बात यह है कि राज्य विधानसभा और वहां मध्यावधि चुनाव हो जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए जैसे 83 में संशोधन किया जाएगा उसी तरह से 172 में भी संशोधन किया जाएगा। 172 राज्यों की विधानसभाओं के लिए समयावधि क्या है, तो इसमें भी वही है कि अगर पहले भंग हो जाता है तो जो शेष समय रहेगा उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। यानी देखा जाए कि ये जो संशोधन लाया गया है 129वां संविधान संशोधन विधेयक, इसमें आर्टिकल 83 में संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को जो है 5 साल या उसके पहले का जो है उसको फिक्स किया जाएगा। 172 में जो राज्य विधानसभाओं के लिए जो परिसीमन है उसी के साथ उसका जो है समयावधि भी निर्धारित कर दिया जाएगा। और 172 में भी संशोधन करके वही जो 83 के तरह प्रावधान विधानसभाओं के लिए भी लागू कर दिए जाएंगे। बाकी 182A के तहत 6 खंड अलग से जोड़े जाएंगे एक नए अनुच्छेद के तहत हमारे संविधान में। अब यह है कि इसमें पेश किए गए विधेयक जो साधारण विधेयक है उसमें क्या है, तो देखिए हमारे यहाँ पे ये जो संविधान संशोधन विधेयक है ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए व्यवस्था करता है। लेकिन कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी बल्कि 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं, जैसे कि पुडुचेरी है, जैसे कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली है और जम्मू और कश्मीर है। तो वहां के लिए भी आपको उसी साथ कराना पड़ेगा। तो उसके लिए चूंकि वो विधेयक संसद के विधेयक द्वारा हुआ है, देखिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1983 ये पुडुचेरी के लिए करता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1991 नई दिल्ली के लिए करता है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जम्मू कश्मीर के लिए करता है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभाओं का। तो इसमें इन तीनों में संशोधन करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है, जो इन तीनों में संशोधन करके वो जो संसदीय व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था राज्य और लोकसभा के लिए होगी उसी के साथ इसे समायोजित कर लिया जाएगा। तो ये एक तरह से पूरा 129वां संविधान संशोधन विधेयक और उससे जुड़े हुए पहलू हैं। ये क्या होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, फिर मैं कहूंगा 13 दिसंबर का वीडियो आप जाके डिटेल में देखिएगा, वो सारी चीजें उसमें पढ़िए। बस हाँ, विधेयक के बारे में चूंकि वो उस समय संसद में नहीं आया हुआ था इसलिए उस पर चर्चा नहीं की जा सकती थी, अब आ गया है, डिटेल है, तो ये इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगला जो समाचार है वो एक अमेरिका की संस्था है NOAA, नेशनल ओशियनोग्राफिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक संस्था है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट आर्कटिक स्टेटस रिपोर्ट करके है, जिसमें ये बात कही गई है कि 2001 से लेकर 2020 तक लगभग यानी 20 सालों में आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र है वो जितने कार्बन को एब्जॉर्ब किया है उससे ज़्यादा उसके यहाँ से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के तहत। इसमें जो बात बताई गई है कि जो आर्कटिक का टुंड्रा प्रदेश है वो आप उसे कह सकते हैं कि वहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते, पेड़ नहीं है, हालांकि वनस्पतियाँ रहती हैं, काई आदि जैसी वनस्पतियाँ, छोटी झाड़ी झंकाड़ी वनस्पतियाँ रहती हैं, लेकिन वहाँ की मिट्टी में पहले से जो है कई कार्बनिक मटेरियल वहाँ पे हजारों सालों से दबे पड़े हैं जिनका अपघटन नहीं हो पाया है, जिसके कारण उसका कार्बन उस बर्फ में दबा हुआ है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ने से या आर्कटिक के क्षेत्र में जो जंगलों की आग लगने के कारण जो धुआं है जिसके कारण वहाँ पे बर्फ पिघल रही है, जिससे जो है वहाँ का जो मिट्टी में दबे हुए कार्बनिक मटेरियल है उनका तेजी से अपघटन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें वायुमंडल में आ रही हैं, और जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आर्कटिक क्षेत्र के परमाफ्रॉस्ट में जो है जमी हुई जो मिट्टी है उसमें उतना ग्रीन हाउस गैस दबा है जितना आज वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस है उसका दूना, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए एक संस्था है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, इसकी एक रिपोर्ट आई है आर्कटिक रिपोर्ट का। इसके अनुसार आर्कटिक टुंड्रा का जो है जो जिसे एक जमा हुआ वृक्ष विहीन वायोम कहा जाता है, जिसने हजारों साल से कार्बन जमा हुआ है, अब ग्रीन हाउस गैसों का स्रोत बन गया है। और ये आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के नाटकीय परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण जो है जंगली आग और असामान्य रूप से उच्च तापमान है, जिसके कारण ये चीजें दिखाई दे रही हैं। देखिए अगर हम इसको समझें कि आर्कटिक टुंड्रा कार्बन को कैसे संग्रहित करता है। देखिए कार्बन जो हमारे वायुमंडल में या जीव जंतु में है, जीव जंतुओं के रूप में या हमारे आप के रूप में पेड़ पौधे के रूप में पाया जाता है, वो एक कार्बन चक्र बनाता है।
जैसे सूर्य के प्रकाश से पौधे जो होते हैं वो कार्बनिक मटेरियल बनाते हैं, जो बनाते हैं जिसको जीव जंतु खाते हैं, या पेड़ पौधे ऐसे ही अगर जब मर जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, या जीव जंतु कोई खाता है, उनको कोई जीव जंतु खाता है, फिर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो सब कुछ मिट्टी में अपघटित हो जाता है। अब मिट्टी में अपघटित होने वाले जो जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब चीज होते हैं, उनके जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वातावरण में पहुंच जाता है और पुनः वो प्रकाश संश्लेषण में जो है मिलके काम कर देता है भोजन आदि बनाने का पौधों के द्वारा। तो इस तरह से एक पूरा कार्बन चक्र पूरा होता है। लेकिन जो टुंड्रा क्षेत्र है, ठीक है, जो टुंड्रा क्षेत्र होता है वहां पे जलवायु बहुत ठंडी होती है। आप समझ लीजिए फ्रीजर जैसी स्थिति है। फ्रीजर में कोई सामान रख देंगे तो उसमें सड़ता नहीं है, लंबे समय तक बना रहता है। तो वैसे ही आर्कटिक क्षेत्र में जो पेड़ पौधे कभी हजारों साल पहले कभी वहां पे जंगल रहे होंगे, वो दब गए हैं, जीव जंतु दब गए हैं, वो अभी ऐसे ही कार्बनिक मटेरियल इंटैक्ट, पृथ्वी जमी हुई बर्फ और उसके नीचे जो जमी हुई मिट्टी है, ठंडी मिट्टी, परमाफ्रॉस्ट जिसे बोला जाता है, उसके नीचे दबे पड़े हैं। और वो बहुत, उनका जो अपघटन बहुत काफी कम है, जिसके कारण वो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर समोए हुए है। ये वैज्ञानिक अनुमान कर रहे हैं कि आर्कटिक मिट्टी क्षेत्र में 1.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्बन संग्रहित है और अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा उत्सर्जन हो रहा है वो 53 जो है ट्रिलियन मीट्रिक टन है। इस साल का रिकॉर्ड है 53 ट्रिलियन मीट्रिक टन। और ये जो है 1.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन है, जो कि यानी इतना उत्सर्जन हुआ जो कि पूरा वायुमंडल में जितना कार्बन अब तक उपस्थित है उसका दूना वहां पे क्या है, स्टोर्ड है आर्कटिक के मिट्टी में, ऐसा वैज्ञानिकों को अनुमान लग रहा है। अब ये स्टोर है और अगर ये निकलना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देगा। हालांकि ये समस्या भी ग्लोबल वार्मिंग में एक कारण है इसका, लेकिन ये उसको और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना देगा। हालांकि ये रिपोर्ट कह रहा है, पहले ये कह रहा है कि अब आर्कटिक टुंड्रा कार्बन को अवशोषित करने की तुलना में अधिक उत्सर्जन क्यों कर रहे हैं, यानी जो वहां पे चीजें हो रही हैं, तो उसके पीछे है कि टुंड्रा की में कम उत्सर्जन और अधिक कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता पर असर पड़ा है, क्योंकि जो डेटा बता रहे हैं कि आर्कटिक टुंड्रा अब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत बन रहे हैं। इसके मुख्य दो कारण है। पहला, तापमान में वृद्धि। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में आर्कटिक में वार्षिक सतही वायु तापमान 1900 के बाद से वर्ष 1900 के बाद से रिकॉर्ड स्तर पर दूसरा सबसे गर्म वर्ष 2024 बना है। साथ ही साथ आर्कटिक का परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, क्योंकि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीव सक्रिय हो रहे हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ रहे हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड और उससे निकल रहा है जब पिघल रहा है। साथ ही साथ एक चीज और हो रही है कि हाल के वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र के जंगलों में आग की प्रवृत्ति और तीव्रता में बार बार वृद्धि देखी जा रही है। और 2024 की वॉक्स रिपोर्ट कह रही है कि जंगल की आग के उत्सर्जन का यह दूसरा सबसे बड़ा वर्ष था 2024, जिसके कारण आग का धुआं वायुमंडल में जा रहा है और वो ग्रीन हाउस गैसेस को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही में उसके कारण जो बर्फ है वो और तेजी से पिघल रही है। तो ये दोनों चीजों का सम्मिलित प्रभाव कहीं ना कहीं वहां के बर्फ को पिघला रही है, और जब बर्फ पिघल रहे हैं तो जो वहां के कार्बनिक मटेरियल है वो वातावरण के जैसे ही संपर्क में आ रहे हैं, वो जैव अवघटन शुरू हो जा रहा है और तेजी से कार्बन रिलीज हो रहा है, कार्बन और मीथेन रिलीज हो रहा है, कहां पे, वायुमंडल में, और जिसके कारण एक गंभीर चिंता बन रही है। ठीक है, इसलिए रिपोर्ट कह रही है कि संभवतः कई सहस्त्राब्दियों में पहली बार 2001 से 2020 के बीच जंगल की आग और बढ़ते तापमान के कारण आर्कटिक टुंड्रा को हवा से हटाए गए कार्बन से अधिक कार्बन का पता चला, यानी जितना कार्बन उसने सिंक किया है उससे ज्यादा कार्बन आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में निकाला गया है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्या आगे क्या होगा, ये रिपोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए जो कारण है उसको कम करना पड़ेगा। अब कारण जलवायु परिवर्तन है, गर्मी है, इतना जल्दी उसको कम हो नहीं सकता है। यानी एक कहा जाए कि वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, लेकिन ऐसी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि 2023 में रिकॉर्ड ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ा था और इस साल हालांकि बढ़ने का दर कम है, लेकिन उससे ज्यादा उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होने की संभावना है। तो ऐसे में ये बता रहा है कि
इनका ये चीज़ें हो सकती है कि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाल फिलहाल एक रिपोर्ट भी आई है, वो भी बता रहा है जीवाश्म ईंधन को जलाने से उत्सर्जन पिछले साल की तुलना में 2024 में थोड़ा बढ़ा है, 1-8% ही बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। देखिए, भूमि उपयोग परिवर्तन, वनों की कटाई से 4.2 अरब टन निकला है और कार्बन डाई उत्सर्जन से 41.6 अरब टन होने का अनुमान है। और एक तरह से देखा जाए तो काफी मात्रा है, जो लेकर कहीं ना कहीं चिंता का, क्योंकि पिछले साल कार्बन डाइऑक्साइड से 40.2 या 4 मैट्रिक टन था, यानी उससे ज्यादा ही है, कहीं कम नहीं हुआ है। और वनों के वाला कटाई के कारण जो कार्बन सिंक कम हुआ है वो तो है ही। और ओवरऑल मान लीजिए कि ये 50 अरब पाउंड अरब टन से ज्यादा ही है, और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है जिसको हमें समझना होगा। अंतिम समाचार है वो एक रूस यूक्रेन युद्ध है। आपको पता है कि फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कई चीज़ें उसमें हुई, नाटकीय परिवर्तन हुए, परमाणु युद्ध के खतरे पर दुनिया बैठी है और अभी भी उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि शांति बनाई जा रही है रूस के द्वारा। रूस ने ओर्सनिक मिसाइल, IRBM ऐसी मिसाइल की जो हाइपरसोनिक यानी उससे ज़्यादा तेज चलने वाली कोई मिसाइल ही नहीं है, कई सारी चीज़ें देखी। कल एक और चीज़ देखा गया कि ये रूस के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 2017 से रूस के परमाणु और जैविक और रासायनिक हथियारों का एक जो विभाग है उसके ये प्रमुख हैं, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इनकी एक, जब ये अपने कार में, अपने घर से उठ के अपने कार में जा रहे थे, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं होती जो चल बैठ के लोग उस पर चलते हैं, वो इस स्कूटी में रखा हुआ 300 ग्राम TNT ब्लास्ट कर जाता है, यानी बम ब्लास्ट हो जाता है। ये और इनके सहयोगी, एक सहयोगी भी थी, वो मारी जाती है, ये मारे जाते हैं। और यह 2022 से, फरवरी 2022 से जो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसमें पहली बार इतने बड़े किसी जनरल की हत्या हुई है। और ये हत्या होने के बाद यूक्रेन ने कहा कि वो इसकी जिम्मेदारी लेता है, और कुछ सूत्रों ने कहा कि यूक्रेन की एक संस्था है SBU, उसके द्वारा जो है 16 तारीख को यानी परसों इनको लेकर एक अभियोजन चलाया गया था, और कल ही इन पर आरोप, इन्हें जो है इनकी अनुपस्थिति में इन्हें भी सजा दी गई है रासायनिक हमले का। इन पर आरोप है कि इन्होंने यूक्रेनी सैनिकों पर रासायनिक हमलों का, प्रतिबंधित रासायनिक हमलों का इस्तेमाल किया था, उसके लिए इन्हें सजा देने की बात थी और यूक्रेन ने उसे कर दिया। जहां तक रूस की प्रतिक्रिया है, अभी राष्ट्रपति की तो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संभवतः ये उस टर्न में आ गया है कि जैसे अभी यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि ये रासायनिक हमले के जिम्मेदार हैं, ऐसे लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं, तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि रूसी राष्ट्रपति इसका कुछ गंभीर जो है परिणाम वो देंगे, और ये कहीं ना कहीं जो यूक्रेन के टॉप लीडरशिप है उनके एलिमिनेशन का खतरा बन जाता है, क्योंकि रूस का कहना है कि वो इसके जिम्मेदार जहां भी होंगे, और ये भी कोई और नहीं कह रहा, वहां के सिक्योरिटी परिषद के जो डिप्टी चीफ है, चीफ तो राष्ट्रपति हैं, डिप्टी चीफ है द्रौपदी मेदवेदेव, जो कि वहां के राष्ट्रपति भी रहे, तो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी बन जाती है रूसी संस्थाओं की, वो इसके दोषी लोगों को क्या करे, मतलब सजा दे। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है। आइए जरा समझते हैं इसको, चर्चा में क्यों है। देखिए, रूसी सशस्त्र बलों के एक वरिष्ठ जनरल जो परमाणु सुरक्षा बलों के भी प्रभारी थे, 17 दिसंबर को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपे बम के कारण ये मर जाते हैं। नाम है लेफ्टिनेंट जनरल इगोर क्रिलोवा, जो रूस के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा जो है सेना के प्रमुख हैं, और इन्हें स्कूटर में छिपे एक बम के साथ द्वारा जो है इन्हें मार दिया गया है। कौन थे जनरल इगो? तो ये सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, जिनकी मतलब अब तक जो फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा रूस और यूक्रेन का, उसमें ये इनसे बड़े सैन्य अधिकारी को किसी को नहीं मारा गया, यानी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, यानी जनरल ही मान लीजिए, उनके रैंक के अधिकारी की हत्या की गई है। तो युद्ध में भले कोई, लेकिन इतना बड़ा स्तर का अधिकारी अभी कोई नहीं मारा गया है। और ये वहाँ की RKHBZ एक संस्था है, रूस की विशेष सैन्य बल है, जो रेडियोधर्मी, रासायनिक और जैविक रक्षा बल को देखता है। इसके ये 2017 से इसके प्रमुख थे, और ये वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी काफ़ी करीबी थे। आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन अभी काफ़ी कुछ समय से बार बार वो परमाणु हथियारों का हमला करना चाह रहे थे। ये तो चलो रूस के बारे में। अब इनके बारे में यूक्रेन और जो पश्चिमी देश हैं वो इन्हें रासायनिक हमले का दोषी मान रहा है। देखिए, ये हमला जिस दिन होता है उसी दिन यूक्रेन की एक अदालत या अभियोजकों द्वारा रूस द्वारा आक्रमण के दौरान प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के लिए किरलोव को उनकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई थी, और एक तरह से देख लीजिए कि उस सजा का इंप्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी भी यूक्रेन ने ली है।
एक संस्था है वहां की SBU, जो जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसने 16 दिसंबर को कहा था कि युद्ध शुरू होने के बाद किरलोव के आदेश पर रूस द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के 4800 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, विशेष रूप से उत्तेजक रासायनिक एजेंट से लैस ग्रेनेड। अमेरिका द्वारा भी जो है ऑपरेशन, जो CNN बताया है कि ये वैध है और सारी चीजें हैं, उसमें जानने की जरूरत नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी यूक्रेन में सैनिकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का, उसमें से क्लोरोप्रिक्रीन एक है, उसके इस्तेमाल के उपयोग के लिए किरलोव की सरकारी इकाई पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध निकाल दिया था, मई में ही लगा दिया था। यूके भी लगा चुकी है, यानी कहीं ना कहीं नाटो देश द्वारा इन्हें यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का दोषी पाया जा गया है और एक तरह से यूक्रेन का कहना है कि उसने सजा सुनाई है। ठीक है, अब रासायनिक हथियार या केमिकल वेपन क्या होते हैं? तो ऐसे वेपन जिनमें रासायनिक तरल पदार्थों, गैसों आदि का प्रयोग किया जाता है जो मानव के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। ये इनका प्रयोग काफी समय से हुआ, लेकिन ज्यादा प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जब खाई युद्ध शुरू हुआ। खाई युद्ध बनने के बाद जब क्या होता है कि सैनिक वहां पे मशीन गन लेके और सारी चीजों को लेकर उसमें बख्तरबंद हो जाते हैं, तो युद्ध रुक जाता है, क्योंकि फिर सेना आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि डिफेंसिव फोर्सेस वहां पे हताहत होते हैं। तो ऐसे में रासायनिक हथियार या गैसों या जहरीली गैसों का प्रयोग किया जाता रहा है कि उनको समाप्त करके प्रतिरोध को तोड़ के आगे बढ़ा जाए। इसमें कई सारे गैसें प्रयोग किए जाते हैं, ऑक्सिम है, लेविसिट है, सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, क्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड और क्लोरोप्रिकीन आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोप्रिकीन के बारे में देखा जाए, जिसके बारे में इन पर आरोप है कि इनके द्वारा जो है जो हैंड ग्रेनेड का प्रयोग किया गया इस सेना के द्वारा, वो इसका इस्तेमाल कर रही थी। ये त्वचा, आंख, गले और फेफड़ों को करता है। प्रथम विश्व युद्ध में जो खाई युद्ध है, ट्रेंच युद्ध वार है, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि 1993 में जो रासायनिक हथियार सम्मेलन 1992 है, उसके तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस प्रतिबंधों का हस्ताक्षरकर्ता रूस भी है, तो रूस के लिए भी ये प्रतिबंधित है ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है कि यह हथियार इतना खतरनाक है, इसकी एक छोटी बूंद भी कई लोगों की जान ले सकती है। तो ये हथियार के बारे में है। अब जरा सा हम रूस के प्रतिक्रिया देखा जाए, तो पुतिन की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की उपाध्यक्ष या दिमित्री मेदवेदेव, जो वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, उनका कहना है कि यूक्रेन के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व पर तीखा हमला करता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रूस में हथियारों को ढूंढना चाहिए और कीव में मौजूद अपराधियों को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यानी ये कहीं ना कहीं एक लेवल स्टेप आगे जाके, जो कीव में कौन बैठा है? कीव में यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उसकी मंत्रिमंडल बैठी हुई है। वो एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाते हैं, ऐसा इनकी बातों से लग रहा है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये जो किरलोव है, वो कई वर्षों से पश्चिमी देशों पर आरोप लगा रहे थे कि वो यूक्रेन में जैव हथियार, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि अब जो बिडेन, जो वहाँ के राष्ट्रपति, उनके बेटे हंटर बिडेन द्वारा यूक्रेन में कई सारे बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया जा रहा है। अब क्या सही है क्या नहीं है, उसमें से ये किरलोव द्वारा कई बार ये बात उठाया गया था। तो उनका कह रहा है कि ये षड्यंत्र जो है इनको समाप्त करने और अमेरिकी बायोलैब की जो गतिविधियां है उसको छुपाने का प्रयास है। तो जाहिर सी बात है, युद्ध में देशों द्वारा अपनी अपनी बातें कही गई हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये एक नया लेवल ले जा रहा है, एक बढ़ाएगा ही। अब इसमें रूस किसको निशाना बनाता है, चूंकि लेफ्टिनेंट जनरल काफी प्रमुख है, तो निश्चित रूप से इसका हमला तो वो राजनीतिक लेवल पर ही रूस लेगा। अब किस देश के राजनीतिक लेवल पे लेता है, ये अब देखना है, समय के गर्त में है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें प्रश्नों को देखें। तो चर्चा में रहे लोकसभा में पेश किए गए एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह संविधान संशोधन विधेयक संसद और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ स्थानीय निकायों में भी एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करता है। नहीं, ये स्थानीय निकायों की व्यवस्था नहीं करता है, इसलिए पहला ये केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यह संविधान 125वां संशोधन विधेयक 2024 के रूप में पेश किया गया है। नहीं, ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी इसका आंसर डी होगा। दूसरा है, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 368 है जो इसकी प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसको भी कई बार छोटे से प्रश्न आ जाते हैं, महत्वपूर्ण है। चर्चा में रहे, तीसरा प्रश्न है, चर्चा में रहे नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन या NOAA की एक नई रिपोर्ट आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक टुंड्रा अब ग्रीन हाउस गैसों का स्रोत बन गया है। ठीक है,
इस आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र में के नाटकीय परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण बढ़ती जंगली आग और असामान्य रूप से उच्च तापमान है। हाँ ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर सही है। चौथा है, चर्चा में रहे आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। यह एक जमा हुआ वनस्पति विहीन क्षेत्र है। वृक्ष विहीन तो क्षेत्र होता है टुंड्रा, लेकिन वहां पे लाइकेन, काई और जो है छोटे वनस्पतियां जो है एकदम बिल्कुल जमीन से सटी हुई वनस्पतियां पाई जाती है। तो वनस्पति विहीन नहीं है, वृक्ष विहीन क्षेत्र है, तो इसको कंफ्यूज नहीं, ये पहला गलत है। दूसरा है, इसमें हजारों सालों से कार्बन परमाफ्रॉस्ट के नीचे जमा हुआ है। हाँ ये बिल्कुल सही है, तो सही तो आंसर है। अब इस पूरे क्षेत्र में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन की मात्रा का लगभग आधा दबा हुआ है। नहीं, जितना वायुमंडल में है उसका दूना दबा हुआ है। यहाँ की ठंडी जलवायु के कारण कार्बनिक पदार्थ का अपघटन नाटकीय रूप से तेज हो जाता, नहीं कम हो जाता है। अच्छा, इसका जो है आप ये देखिएगा, ये जिस तरह से सेट है इसमें सही नहीं की जगह सही है, तो सही केवल बी है, इसको नहीं वाला काट दीजिएगा, सही बी है इसका आंसर। ठीक है। पांचवा है, चर्चा में रहे क्लोरोप्रिक्लीन रसायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रसायन जो आंखों, त्वचा, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है, प्रथम विश्व युद्ध के खाई युद्ध के दौरान आंसू गैस के रूप में उपयोग के लिए निर्मित किया गया था। बिल्कुल ठीक है, ये वर्तमान में रासायनिक हथियार सम्मेलन के तहत प्रतिबंधित है। हाँ ये भी दोनों सही है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।